नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें बात करनी है। आज हम बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन जो हुआ है इसके बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे फेमिसाइड क्या है, इसकी चर्चा होगी। और इसके पश्चात भारत और अमेरिका सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम जानेंगे कि ये समझौता किस लिए हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी किससे, समझौते से। समझौता क्या है कि भारत और अमेरिका इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। यहाँ पे एक टर्म आया है क्या, सांस्कृतिक संपत्ति। सांस्कृतिक संपत्ति से क्या तात्पर्य आपका, सांस्कृतिक संपत्ति में हमारा क्या आ जाता है। जब आप देखोगे कि बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, ठीक है, शिवाजी का भी कवच जो आपका नख था वो कुछ समय के लिए भारत में लाया गया था। अभी हाल ही की न्यूज़ थी कि शिवाजी का जो नख है वो लाया गया है कहाँ पे, भारत में, कुछ समय के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। तो वो हमारी क्या है, सांस्कृतिक संपत्ति थी जो हम विदेश से लेकर के आए थे। ठीक है, इसके पश्चात आप देखते हो कि कोहिनूर हीरे की हम बात करते हैं, तो खैर उसको लाना तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो कहीं और शान बढ़ा रहा है। ठीक, तो ये क्या है, हमारी सांस्कृतिक संपत्ति है जो प्राचीन काल में हमारी थी और हमारे यहाँ से कोई उठा करके ले गया या चुरा के ले गया, या राजा महाराजाओं ने जब डील करी तो अपने फायदे के लिए उन्हें ब्रिटिशर्स या फिर अदर जो व्यक्ति थे उनको दे दिया। ठीक है, तो यही हमारी कुछ सांस्कृतिक संपत्ति और वस्तुएं हैं जिनको वापस भारत लाने के लिए समझौता किया गया है। आपने यदि देखा होगा तो भारत पिछले कुछ समय से अपने सांस्कृतिक जितनी भी परंपरा है, सांस्कृतिक संपत्ति है, इसको लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो भारत और अमेरिका सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इन दोनों ने, और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो भी वस्तुएं चोरी हुई हैं यहाँ से, ठीक है, प्राचीन वस्तुएं, उनको भारत को वापसी दी जाएगी। और ये जो प्रोसेस है इसको ईजी बना करके इसमें कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और यदि मैं बात करूं 2014 से लेकर के वर्तमान तक, तो भारत के पास उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें से 400 वस्तुएं वर्तमान में भारत के पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो 2014 से अब तक हम वापस जो चीज़ें लेके आए हैं भारत में, दैट इज 400, या आंकड़ा एक बताया जा रहा है। ठीक है, और इस समझौते को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे IAS द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस पे कार्य कौन कर रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस पे कार्य कर रहा है। ये प्रक्रिया को कैसे सरलीकृत करना है ये बताया जा रहा है इसमें। सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें वस्तुओं के प्रत्यावर्तन में तेजी लाई जाएगी। प्रत्यावर्तन यानी कि वहां से जो वस्तुएं, यदि उनकी कोई वस्तुएं हमारे पास है तो हम उन्हें लौटाएंगे, जो हमारी वस्तुएं उनके पास है वो हमें लौटाएंगे। और यदि उनके पास हमारी कोई ऐसी विरासत है जिस पर हमारा अधिकार है, हमें हक है जानने का, या वो हमारे पास होनी चाहिए, तो हम उनको डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें यह वस्तु चाहिए, आप हमारे यहाँ पे इसको भिजवाइए। जैसे कि अभी हम नक लेकर के आए, तो हम उसे कुछ समय के लिए लेकर के आए हैं, लोगों को दिखाने के लिए म्यूजियम में उसको रखा गया है। तो वैसे ही इसका क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रत्यावर्तन में तेजी लाएगी, हम जल्दी से सामान अपना वापस ले आए। ठीक है, इसमें लूटी गई और चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति के आयात पर प्रतिबंध लगेगा। जो भी संपत्ति या तो भारत से वो लूटी गई है, ठीक है, या ही चोरी करी गई है, तो दोनों में ही उसका कोई क्या है, आयात नहीं कर सकता है। उसका किसी भी दूसरे देश को आयात नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति विशेष को उसको आयात नहीं किया जाएगा। उसको क्या है, वापस भारत लेकर के आना है और आयात पर उसके प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ कलात्मक वस्तुओं की तस्करी पर रोक, जो भी कलात्मक वस्तुएं हैं उनकी तस्करी पर रोक, चाहे वो कोई मूर्ति हो, ठीक है, कोई शिलालेख हो, या इससे संबंधित कोई भी चीजें हो, तो उन पर क्या है, तस्करी पर रोक लगा दी गई है। तो यही है आपका सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। तो अमेरिका क्या है, ना ही उसको किसी को बेच सकता है, ना ही उसकी तस्करी कर सकता है, दोनों पर रोक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या क्या इसमें चीजें शामिल हैं। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम ASI के बारे में कि यह क्या होता है। तो यह सांस्कृतिक जो हमारा मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है, और साथ ही साथ पुरातात्विक अनुसंधान और देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यह प्रमुख संगठन है। अभी आप देखते हो कि कहीं पर
कोई मूर्ति निकली, यहाँ पर कहीं पर किसी की खोज की गई, खुदाई की जा रही है, वहाँ पे पुरातात्विक चीज़ें निकाली जा रही हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब के संरक्षण का, इनको खोजने का, ठीक है, इन संपत्ति की जो हमारी विरासत है उनकी रक्षा का कार्य करते हैं, ये उनको देखते हैं। साथ ही साथ यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश के सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी पुरातात्विक गतिविधियां हो रही हैं उन पर इनकी नजर रहती है कि कहाँ पे कौन से कार्य किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, यह पुरावशेष व कला खजाना अधिनियम 1972 को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कार्य हैं, ये इसके अंतर्गत किया जाता है। और अब आई होप जो बहुत हमारे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होंगी वो भारत को वापस मिल जाएंगी जल्द ही, तो उसी के लिए समझौता किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा आ जाते हैं हम विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन। अभी आपने देखा कॉप होने वाला है, तो कॉप के समय ही प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अब इस सम्मेलन से आपको पता होगा कि ये किसके लिए है, जलवायु से संबंधित है। और यहाँ पर कार्रवाई दिया गया है, वर्ड कार्रवाई, यानी कि जलवायु से संबंधित जो भी मुद्दे आएंगे उनको शॉर्ट आउट करने पर जोर दिया जाएगा। यदि किसी देश के द्वारा इस तरह से कोई कार्य चलाया जा रहा है तो इवन जिससे हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बंद करने के लिए भी अनुग्रह किया जाएगा, आग्रह किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होना है। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री 28वें पार्टियों के सम्मेलन COP 28, ठीक है, इस दौरान दुबई संयुक्त अरब अमीरात में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये आपका कॉप होने कहाँ वाला है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। और यहीं पर वे किस में भाग लेंगे, हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन आपका जो सम्मेलन है उसमें, ठीक है। तो ये बात करते हैं अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होंगी, किस प्रकार से कार्य होगा और भारत ने पूर्व में इसके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई थी और कैसे इनकी तरफ वो अग्रसर हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के जलवायु लक्ष्य क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भारत ने क्या रणनीतियां बनाई हैं, तो 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड के 26वें COP में जो कॉप हुआ था आपका 26वां कॉप हुआ था, इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने विशिष्ट जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पंचामृत के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे 5 लक्ष्य घोषित किए गए हैं, तो पंचामृत के नाम से हम इन्हें जानते हैं। 2070 तक शुद्ध शून्य और कार्बन तटस्थता हमें प्राप्त करनी है। और ये विजन जो आपका आप पढ़ते हो, विजन 47 जो आपका आया है, वहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि हमें कार्बन एमिशन को 2070 तक क्या करना है, समाप्त करना है। तो ये लक्ष्य रखा गया था कि 2070 तक हम शुद्ध शून्य पा लेंगे, शुद्ध शून्य जो कार्बन है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट क्या करना है, हमें गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित करनी है। गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी कि जो लकड़ी को जला करके जो धुआं उत्पन्न होता है, इन सबको साइडलाइन करना है, ईंधन का प्रयोग नहीं करना है, हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग करना है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हमें ज़्यादा रुख करना है। तो जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है उसमें कमी लानी है और जो पारंपरिक जो हमारे एक तरीके से सौर पैनल से जो सौर ऊर्जा हम उत्पन्न कर रहे हैं इनकी तरफ हमें ज़्यादा जाना है। तो 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट इस तरह से इसको स्थापित करना है। कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करना है। जो कार्बन एमिशन हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्री से हो रहा हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहा हो, तो उसमें इस एमिशन को क्या करना है, कम करना है। और कितना, 1 अरब टन तक कटौती करनी है। अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था वही फैक्ट्रीज की बात आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है, जहाँ पर कार्बन एमिशन हो रहा है, तो उसको 45% तक कम करना है। इसके बाद 2030 तक भारत की आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। नवीकरणीय स्रोत जैसे मैंने बताया कैसे, विद्युत ऊर्जा हो गई आपकी, सौर ऊर्जा हो गई आपकी, तो इनका प्रयोग करके कार्य करने हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम UNFCCC के बारे में कि यह क्या है। देखिए, यह UN जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है और इसी की तरह यह कार्य करती है। इसी के अंतर्गत जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का कार्य दिया गया है, ठीक है। तो वह इस प्रकार से कार्य करेगी। तो वैश्विक जो भी चाहे देश हैं जो इस समस्या को गंभीर रूप से नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, या फिर अपने देश में कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाओं का संचालन कर रहे हैं जो जलवायु को बहुत ही ज़्यादा हार्म करी है, तो ये उस पर प्रतिक्रिया लेगा, ठीक है। जो देश अच्छा कार्य करे उनका समर्थन करेगा, जो देश बुरा कार्य करे उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करेगा। बेसिकली इस तरह से ये कार्य करेगा, ठीक है। UNFCCC 1992 में पर्यावरण और
विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षरित, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बारे में UNFCCC 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था और कन्वेंशन की लगभग सार्वभौमिक सदस्यता 197 पार्टीज के साथ है। यहाँ की इसमें कितनी पार्टी शामिल हैं? 197 पार्टीज शामिल है। यदि मैं बात करूँ इसके सचिवालय की, तो बॉन जर्मनी में इसका सचिवालय है। किसका? UNFCCC का। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब IUCN की लाल सूची, ये हमारे लिए पढ़ने का विषय क्यों है और ये चर्चा में क्यों है? ऐसे हम देखते हैं कि IUCN की रेड लिस्ट में हम क्या बात करते हैं कि कौन कौन से जीव हैं जो खतरे की दृष्टि से जो खतरे में है, तो उनको हम रेड लिस्ट में डाल देते हैं। कौन से जीव हैं जो खतरे की दृष्टि से ऊपर उभर करके आए, जो पहले कभी रेड लिस्ट में थे वो फिर ग्रीन लिस्ट में आ गए हैं या फिर वो ऑरेंज लिस्ट में आ गए हैं। तो हम इसलिए देखते हैं IUCN को, पढ़ते हैं। IUCN बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यदि आपको ये कह दिया जाए कि IUCN जो भी डेटा देता है वो पुराना होता है, उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई चेंज नहीं करता है, इवन गलत डेटा भी हमें वो प्रस्तुत कर रहा है, तो क्या आप इस लिस्ट पर भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं कि हम तो इतनी शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, हम अपने मेंस में लिख करके आते हैं और यहाँ पर ये गड़बड़ी चल रही है। तो भाई गड़बड़ी तो हर जगह होती रहती है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी निकल के आई है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 25 वैज्ञानिकों की एक टीम है जिन्होंने बोला एक प्री प्रिंट पेपर में कि विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में संरक्षण प्रयासों को प्रभावित करने वाली रेड लिस्ट के बारे में कई चिंताएं व्यक्त करी और ये बताया कि ये जो रेड लिस्ट ये दे रहे हैं ये इनकी पुरानी हो चुकी है, ये अपडेट नहीं करते हैं इसको, और यहाँ पे बहुत सारे जंतु हैं जो रेड लिस्ट से बाहर भी आ चुके हैं या फिर बहुत सारे जंतु हैं जो ग्रीन लिस्ट से रेड लिस्ट में आ चुके हैं, बट इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, इसको अपडेट नहीं किया गया। तो 25 वैज्ञानिकों ने इस पर सर्वे किया और यह बताया। ठीक है, तो इसीलिए आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं IUCN की लाल सूची के बारे में थोड़ा सा। तो क्या है, इसका गठन हुआ था 1964 में। आपका कब गठित हुई है? 1964 में हुई। यह एक महत्वपूर्ण विलुप्त होने के जोखिम मूल्यांकन उपकरण, जो भी प्रजाति विलुप्त होने वाली होती है या फिर जो प्रजाति जोखिम यानी कि खतरे में होती है, उनको सूचीबद्ध करते हैं, यही इनका कार्य है। तो उपकरण प्रजातियों के संरक्षण के लिए व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे आ जाते हैं। IUCN के अनुसार प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम की 9 श्रेणियां वर्गीकृत की गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 आपकी श्रेणियां बनाई गई हैं और इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत जीवों को, जंतुओं को यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहली है मूल्यांकन नहीं किया गया। ऐसी श्रेणी में उनको रखा जाता है जो ऐसी श्रेणी है कि मूल्यांकन ही नहीं हुआ इनका अभी तक, तो वो इसमें आएंगे। डेटा की कमी के कारण कार्य नहीं हो पाया, कम से कम चिंता का विषय यानी कि जो कम से कम खतरे में है वो इसमें आ जाएंगे। खतरे के जो करीब हैं यानी कि विलुप्त होने की कगार पे पहुंच रहे हैं या खतरे में पहुंचने वाले हैं, तो वो स्पीसीज यहाँ मेंशन होगी। असुरक्षित जो स्पीसीज हैं वो इसमें होंगी। जो डेंजर्ड स्पीसीज हैं वो इस वाली लिस्ट में आ जाएंगी। गंभीर रूप से जो डेंजर्ड जो स्पीसीज होंगी वो उसको 7th श्रेणी में। जंगल में विलुप्त जो जंगली हैं, जो विलुप्त हो गए हैं, उनको इस श्रेणी में रख दिया जाएगा। और विलुप्त जो पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं, कहीं पर भी नहीं है दूर दूर तक, तो उनको इस श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से 9 श्रेणियां बनाई गई हैं और इन 9 श्रेणियों के अंतर्गत जो भी आपके जीव होते हैं, जिस भी इस कैटेगरी में फिट हो रहे होते हैं, वहां पर उनको मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, कि कई बार जीवों की डेटा में कमी है तो हम नहीं बता सकते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं या एकदम प्रूफली नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसमें क्या चीज़ है, तो वो डेटा की कमी में आपके मेंशन कर दिए जाएंगे कि इनका डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसकी सही जानकारी नहीं दे पा रहे। मूल्यांकन नहीं हुआ है सही से, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। गंभीर रूप से खतरे में असुरक्षित है, तो उनको यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इनकी लिस्ट बनाई गई है। आगे देखते हैं लाल सूची की सीमाएं क्या हैं। तो सीमित कवरेज, यहाँ पर सबसे पहले इनकी कुछ सीमाएं हैं और उसी सीमा में रह करके ये कार्य करते हैं। सबसे पहले है सीमित कवरेज है इनके पास। ये हर स्पीसीज को नहीं आपके आकर के नोटिस करेंगे, हर स्पीसीज का ये डेटा नहीं तैयार करेंगे, हर स्पीसीज के बारे में ये मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ 1,50,000, यहाँ पर कुछ कितनी 1,50,000 प्रजातियां हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है, इन्हीं की सूची बनाई जाती है, इन्हीं को सूचीबद्ध किया जाता है। तो बस केवल ये कितनी 1,50,000 प्रजातियों का ही मूल्यांकन करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर अनुमानित 2 मिलियन प्रजातियों में से 10% है। टोटल प्रजाति कितनी है धरती पर? 2 मिलियन के आसपास है, जिसमें से ये सिर्फ 10 मिलियन जो 10% है उसमें से 2 मिलियन का
जो 10% है सिर्फ उसी को सूचीबद्ध करता है, यानी कि 1,50,000 प्रजातियों को, और उन्हीं के बारे में जानकारी देता है। तो इसीलिए जो 25 वैज्ञानिक हैं इन्होंने बोला है कि बहुत सारी तो एक तो प्रजातियां ही मेंशन नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात जिनमें डेटा है वो सही नहीं है, उनको अपग्रेड नहीं करते हैं, कई बार पुराना डेटा जो होता है वही इसमें फीड कर दिया जाता है। तो कुछ इसकी चिंताएं हैं, सीमाएं हैं, वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो एक तो पहला हो गया आपका सीमित कवरेज, तो योगदान बहुत कम दे रहे हैं ये इसमें। दूसरा है अपूर्ण मूल्यांकन, इन्होंने बताया कि कई प्रजातियां दोनों अघोषित और वर्गीकृत विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं, और हर 10 साल में अनुशंसित पूर्व मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है। हर 10 साल में क्या होता है, इसका पूर्व मूल्यांकन करना होता है स्पीसीज का, लेकिन IUCN क्या कर रहा है, हर 10 साल बाद इनका पूर्व मूल्यांकन नहीं कर रहा है। जो पुराना डेटा है वही यहाँ पर ला करके कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, पुराने मापदंड रेस लिस्ट में प्रयुक्त श्रेणियां और मापदंड 30 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर हर 10 वर्ष में इनका पूर्व मूल्यांकन होना है। ठीक है, तो इसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। आगे क्या है कि तकनीकी अप्रचलन, भौगोलिक सूचना प्रणाली और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक उपकरणों का लाभ उठाए बिना सिस्टम को लागू किया गया है। रिमोट सेंसिंग यानी कि कई बार होता है तो टैग लगा देते हैं हम, आप देखोगे बागों में टैगिंग करी जाती है उन्हें। जैसे अभी आपका मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, जम्मू कश्मीर में क्या किया गया था, उनको एक बेल्ट पहनाई गई थी, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम जो था उसके तहत उनको बेल दी गई थी। ठीक है, तो उस कैदी का मुझे नाम बताओ, मुझे दोबारा से याद आ गया है। आपका टेस्ट है, आपको ये याद है या नहीं याद है, आप भूल चुके हो। तो उसके तहत इसका प्रयोग किया गया था। वैसे ही टैगिंग का प्रयोग किया जाता है जीव जंतुओं पर, ताकि हम उनको ट्रैक कर सके वो कहाँ पे हैं, क्या जा रहे हैं, कहीं विलुप्त मतलब विलुप्त इन द सेंस कि कहीं कोई खतरे में नहीं है, कहीं गायब तो नहीं हो गए हैं। तो इसका प्रयोग IUCN इस तरह से नहीं कर पा रहा है, ये तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बिना सिस्टम को लागू किए जिसमें आकलन की सटीकता में बाधा है, क्योंकि इस तरीके की जो आधुनिक चीज़ें उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो रियल डेटा निकाल के लाते हैं, जो आकलन करते हैं, वो उतना सटीक नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब क्या होता है? फेमिसाइड को हम हिंदी में कहते हैं स्त्री की हत्या। ठीक है, स्त्री की हत्या को कहा जाता है फेमिसाइड। पुरुष की हत्या को क्या कहते हैं, चलो मेरे को कमेंट में बताना। तो ये फेमिसाइड है, और फेमिसाइड आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक डेटा प्रस्तुत किया गया है हाल ही में, और उस डेटा में बताया गया है कि फेमिसाइड यानी कि जानबूझ करके किसी महिला की हत्या करना, इसको हम फेमिसाइड कहते हैं। और इसके आंकड़ों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। हम ऑल ओवर वैश्विक स्तर पर मर्डर्स के केस में कमी आ रही है, लेकिन महिलाओं के मर्डर के केस में लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इससे संबंधित एक डेटा पेश किया गया है कि हम देख रहे हैं अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं से संबंधित चीजें कम नहीं हो रही। तो स्त्री हत्या से तात्पर्य महिलाओं या लड़कियों की जानबूझ करके केवल इसलिए हत्या कर देना कि वो क्या है, महिला है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेमिसाइड। यह एक लिंग आधारित अपराध है। ऑब्वियसली बात है, कैसा अपराध होगा ये, लिंग आधारित, क्योंकि हम यहाँ पर एक टैकल करें कि ये महिला है और ये महिला है इसलिए इसकी हत्या होनी चाहिए। तो ये किस पे बात आ जाती है, पूरी तरीके से ये एक लिंग आधारित अपराध हो जाता है। तो अच्छा, किसको ये पता था, मेरे को बताना आप लोग, कि आप लोग पहले से जानते थे कि फेमिसाइड तरह की कोई चीज़ होती है, फेमिसाइड कुछ है। ठीक है, चलिए, जिसकी जड़ें गहराई तक व्याप्त सामाजिक दृष्टिकोण और महिलाओं के प्रति भेदभाव से संबंधित है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो मेन रोल होने वाला है वो सामाजिक दृष्टिकोण की, महिलाओं के खिलाफ आपकी क्या सोच है, और जो भेदभाव हम देखते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और क्या क्या चीज़ें इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्त्री हत्या मानव हत्या से इस मायने में भिन्न है कि यह विशेष रूप से व्यक्तियों और उनके लिंग के आधार पर लक्षित की जाती है। तो ये व्यक्ति हत्या में कंसीडर नहीं हो रही है, क्योंकि यह स्त्री हत्या है और बेसिकली हम नोटिस करके कर रहे हैं, जिसमें अक्सर ऐसी स्थितियाँ शामिल होती हैं जहाँ महिलाओं को उनके सहयोगियों, परिवार के सदस्यों, स्त्री द्वेष, लिंग आधारित हिंसा या महिलाओं का अवमूल्यन करने वाली सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण क्या कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। आप देखने को मिलेगा कि कई बार क्या होता है कि हम कोई ऐसा परिवार आपको देखने को मिले जहाँ उनके पास बहुत सारी, मतलब 2 लड़कियाँ हो गई, 3 लड़कियाँ हो गई, उनको लड़का चाहिए, चौथी लड़की हो गई, तो वहाँ पर वो आप जनरली, अब मैं ये आप कहोगे कि नहीं मैम अब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहा है समाज में, लेकिन आज भी यदि आप निचले तबके पर जा कर के देखोगे तो ये चीज़ें आप ये सोचो कि मैं
एक बड़े सिटी में पहुंच गया, एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा, तो मतलब पूरा जो समाज है वो सुधर गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपकी स्थिति सुधरी है। आप अभी भी यदि धरातल पर जाओगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी मानसिकता वैसी ही है, ठीक है, जो उसी तरीके की स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनके परिवार में आज भी खाने के लिए अन्न नहीं है, जो आज भी आपके इस मोबाइल, एप्पल, आईफोन ब्रांड, गुच्ची, लुई विक्टॉन इनको नहीं जानते हैं, क्योंकि आप वहां पहुंच गए, सिर्फ आपको पता, फिर आपको लगता है कि ये सब सही हो गया। बट ऐसा नहीं है। आज भी सामाजिक जब आप पृष्ठभूमि पर देखोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा विद्यमान है। तो 4-5 लड़की हो गई तो उसकी हत्या कर दी, ठीक है। शोषण का शिकार होती हैं महिला, दहेज से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है तब हत्या कर दी गई। यदि कोई समाज में खड़े होकर के परिवार के खिलाफ बोल रही है तो उसकी हत्या कर दी गई। ऑनर किलिंग आपने बहुत सुनी होगी कि यदि उसका किसी पुरुष के साथ संबंध है या पुरुष के साथ वो बात करी है तो इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से चीज़ें आज भी विद्यमान है और ये होती हैं। इवन आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, लेकिन मैं बाद में बताऊँगी, पहले इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इन सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है कि भाई इसमें कोई दोष है महिला में, इसलिए इसको मत रखो, इससे परिवार तुम्हारा नहीं सही चल रहा है। और कई बार लोग तांत्रिक वांत्रिक के पास भी जाकर के हत्या कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे आते हैं फेमिसाइड के रुझान क्या कहते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, इनको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में लगभग 89,000 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर मार दिया गया। ये 2022 का डेटा है और यू आर गोना शॉक्ड दैट दिस इज द नंबर 89,000। और इन महिलाओं को सिर्फ जानबूझ करके मारा गया है और ये वैश्विक स्तर डेटा है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जानबूझकर मार दिया गया। और वर्ष 2021 में चरम पर पहुंचने के बाद 2022 में वैश्विक स्तर पर हत्याओं में कमी देखी गई है, लेकिन महिला हत्या में कमी नहीं देखी गई है, ठीक है। संख्या में गिरावट आई है लेकिन महिलाओं की हत्या की संख्या में गिरावट नहीं आई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें भारत विशिष्ट दृष्टिकोण क्या कहता है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, ये मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं आपको यहीं से समझाऊंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि हमें लड़का चाहिए, क्योंकि हम ना अपने धर्म संस्कृति, अच्छी बात है अपने धर्म को फॉलो करना, अपनी संस्कृति को फॉलो करना, मन को सुकून मिलता है, मैं भी करती हूँ, लेकिन उसमें अंधे नहीं होना है। यदि आप अपने धर्म को ये समझने लगते हो कि अगर मैं अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ तभी मैं इंसान हूँ, या उसको आप सर पे चढ़ा लोगे, देन वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कोई भी चीज़ यदि आप अपने दिमाग में चढ़ा लेते हो वो आपको मतलब एक्सेस में हर एक चीज़ खराब होती है। तो वही मेरा सिंपल से कहने का मतलब है कि एक्सेस में हर एक चीज़ खराब है। अगर आपने ये मान लिया कि जो बेटा ही है वही यदि आपका पिंडदान करेगा तो ही आपको मुक्ति मिलेगी, और आपने इसको बहुत सीरियसली ले लिया और आपकी 4-5 बेटी हैं कंटिन्यू, आपको कोई बेटा नहीं है, तो आपको तो कभी जीवन में मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और बेटी की चाह में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि यदि उनको बेटी पैदा हुई है तो वो मार देंगे। राजस्थान में पहले बहुत ऐसी प्रथाएं विद्यमान थी जहाँ बेटी के जन्म लेते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप देखते हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दहेज का कल्चर है, ठीक है। तो दहेज के समय कई बार, अभी आपकी एमपी की एक न्यूज़ थी कि सिर्फ 1 वीक पहले उस महिला की शादी हुई थी और दहेज की वजह से उसके पति ने, इवन उसकी फैमिली ने मिलकर के उसको मार दिया। तो एक तो ये हो गई, जानबूझ करके मारा गया ना किसी एक मुद्दे पर। दूसरा एक और चीज़ है, अगर आपने सुना हो विच हंटिंग, विच कौन सी वाली विच, VITCH, विच माने क्या होता है, चुड़ैल, ठीक है, कि इसके ऊपर क्या आ रही है, चुड़ैल आ गया, डायन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली विच हंटिंग जो आपको देखने को मिलेगी ना, ये आपको मिलेगी झारखंड, ये जो झारखंड का आपका क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र हो जाता है, तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको विच हंटिंग देखने को बहुत ही ज़्यादा लेवल पे मिलेगी। और कभी आप डेटा सर्च करना जा करके वहाँ पे, और कभी आप वहाँ पर यदि जाओ तो उस क्षेत्र में घूमना ज़रूर जा करके कि विच हंटिंग वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है महिलाओं पर। क्यों? उनको कह दिया जाता है कि इसके ऊपर किसी उसका चुड़ैल का साया आ गया या फिर यह डायन है, तो उसको लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं वही हत्या कर देते हैं। और विच हंटिंग का केस इन जगहों से आपको डेली 2-4 देखने को मिलेंगे। इस विच हंटिंग के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके लिए बिल भी पास किया था, विच हंटिंग के लिए कुछ प्रावधान व नियम भी बनाए गए हैं, बट इसके वो कोई कार्य कर नहीं रहे। और वो एरिया ऐसा होता है ना, झारखंड जो
आदिवासी एरिया है या फिर वो गांव के लोग हैं, वो किसी की बात नहीं मानते हैं। वो किसकी बात मानेंगे? जो उनका पुजारी होगा। वो किसकी बात मानेंगे? जो मंदिर में बैठा होगा। वो किसकी बात मानेंगे? जो बहुत उनके यहाँ सीनियर होगा। वो पुलिस को नहीं जानते, वो कानून को नहीं जानते। और जहाँ पर इस तरीके से पुजारी, पंडित, जब तक वो प्रशासन चलाते रहेंगे, वो एरिया चलाते रहेंगे, तब तक इसमें कभी सुधार नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का कोई जोर दबाव नहीं है। तो जो विच हंटिंग के केसेस हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कह के महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। आप इस डेटा को ज़रूर एक बार देखना जा करके। ठीक है, भारत में लिंग संबंधी मौतों के प्रमुख कारण में दहेज आ जाता है। ठीक है, जादू, ये जिसमें ऑनर किलिंग मैंने आपको बताया, जादू टोना संबंधी हत्याएं जो मैंने अभी आपको बता दी। तो इस तरह से बहुत केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर इसलिए उनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो महिला है। और ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है समाज में। आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से, देखिए, एक वही बात होती है ना कि अगर है भी, और यहाँ पर क्यों बना करके रखा है, इस विच हंटिंग के बारे में थोड़ा शायद मैं डीप में बात कर रही हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है। आप लोगों के शायद थोड़ा माइंड ओपन हो, आप लोग अगर सही स्थिति में है तो आपको लगता है कि हर जगह सब कुछ सही है चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। और इसीलिए आपको जानना चाहिए कि जब भी हम आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। आजकल क्या है, कहीं पर हमारे सामने कोई किसी का मर्डर कर रहा होगा ना, हम नहीं जाएंगे उसको बचाने। रीज़न, क्योंकि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमें लगता है कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, ये पकड़ लेगी, पूछताछ करी जाएगी। अरे क्यों फर्जी मामलों में पढ़ना जा करके, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ो, अगर ऐसे हर कोई सोच लेता, अगर गांधी जी ये सोच लेते कि जैसी चीज़ें चल रही, गांधी जी को क्या ज़रूरत थी इन सब मामलों में घुसने की? अच्छा खासा उन्होंने पढ़ाई करी थी, जॉब करते रहते, वो क्यों इस मसले में पड़े? अगर वो नहीं पढ़ते तो शायद आज हम आज़ाद नहीं हुए होते, आज अभी भी हम गुलामी कर रहे होते। तो अगर हमारा ये माइंडसेट है ना, हम क्यों इसमें पढ़े जाकर के, क्यों ये कार्य करें, तो उसको थोड़ा चेंज करो। और ये इतिहास से ही सीखो अपने, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी ये कार्य किए हैं, पढ़े हैं, तभी हमें कुछ अच्छा फल भी देखने को मिला है। तो आपको यदि लगता है आपके समाज में ऐसा कोई कार्य हो रहा है, कहीं पे कोई चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ आप उसमें इंटरप्शन करो। अगर आपके सामने गलत हो रहा है तो ठीक है, अगर गलत नहीं है देन बहुत अच्छी बात है तो ज़रूर इंटरप्ट करो, जा करके बोलो, जा करके। आप इतने नॉलेजेबल हैं, आपको भगवान ने इतनी अगर दिमाग दिया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप में वो लेवल होगा, आप में वो पढ़ाई का इच्छा होगी, आप कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो आपको सही गलत का फ़र्क पता है, आपको पता है कि कहाँ जादू टोना चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। विच हंटिंग में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि वहाँ पर लोग इसलिए इस विच हंटिंग को चालू रखते हैं क्योंकि उनको महिलाओं पर क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। यदि इस तरह की चीज़ें, अफवाहें खत्म हो जाएंगी तो महिलाओं को जो प्रताड़ित करते हैं, उन पर अपना जो शासन चलाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ये लगातार चलती आ रही है। वहाँ पर डेली इस तरह के केसेस मिलते हैं, वहाँ पर शासन भी कुछ नहीं कर पाता, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता, और वो अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न क्या है कि 28वां विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? बेल्जियम, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या भारत? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, मुझे ज़रूर बताना। कल बहुत ही कम लोगों ने मुझे आंसर किया है, शायद 8-9 लोगों ने आंसर किया है। प्रभात हैं जो डेली आंसर करते हैं, एंड थैंक यू सो मच प्रभात। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।